नमस्कार दोस्तों, आज हम काव्य साहित्य के जिस आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस युग की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है नई कविता। तो हम देखेंगे इसमें नया क्या है, इसका नाम नई कविता क्यों दिया गया, पहले तो हम ये देखेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये प्रयोगवाद से कैसे भिन्न है। बहुत सारे समीक्षकों का ये कहना है कि ये प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है, परिपक्व रूप है, ऐसा भी मानना है। तो प्रयोगवाद की इससे भिन्नता क्या है ये भी हम देखेंगे, और भी जो इसके बिंदु हैं जैसे इसका संवेदना पक्ष, शिल्प पक्ष, वो देखेंगे किस तरह से इसका शिल्प पक्ष में उपमान योजना है और अन्य चीजें हैं, वो सब हम देखेंगे। और जो मुख्य तौर पर हमें देखना है कि ऊपर से देखने पर प्रयोगवाद और नई कविता में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती, तो इन दोनों के बीच में आखिर अंतर क्या है, इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। नई कविता की समय सीमा क्या है? नई कविता की समय सीमा है 1951 से 1960 तक। ये 1951 से क्यों शुरू माना गया? क्योंकि 1951 में क्या हुआ था, आपका दूसरा ताल सप्तक प्रकाशित हुआ था, और वहीं से दूसरा ताल सप्तक अज्ञेय द्वारा प्रकाशित किया गया था, और वहीं से क्या हुआ, वहीं से इसकी शुरुआत मानी गई, नई कविता की शुरुआत मानी गई है समीक्षकों द्वारा। हालांकि कई समीक्षकों का ये भी मानना है, कई समीक्षकों का ये भी कहना है कि 1954 में इलाहाबाद से, जो कि प्रयागराज कहलाता है, इलाहाबाद से जगदीश गुप्त तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा नई कविता नामक एक पत्रिका का संपादन हुआ था। ये नई कविता नाम का एक पत्रिका का भी संपादन हुआ था, और कुछ लोगों का मानना है कि यहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जानी चाहिए, नई कविता के आंदोलन की शुरुआत मानी जानी चाहिए, ऐसा भी कुछ समीक्षकों का मानना है। लेकिन आमतौर पर समीक्षक ये मानते हैं कि जब से दूसरा ताल सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 से, तब से नई कविता आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे नई कविता के जो कवि भी हैं, तो क्या है, उनमें आप देखेंगे कि दो मुख्य कवि हैं, एक तो अज्ञेय हुए और दूसरे हुए मुक्तिबोध। दोनों ही ये नई कविता की क्या होती है, दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा मुक्ति अज्ञेय के नेतृत्व में काम करती है, दूसरी धारा देखेंगे आप मुक्तिबोध के नेतृत्व में। एक धारा में व्यक्ति का प्रभाव ज्यादा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की ज्यादा बात की जा रही है, और एक धारा में आप देखेंगे समाज का प्रभाव ज्यादा है, समाज की बात ज्यादा की जा रही है कि समाज को कैसे नया रूप प्रदान किया जाए, कैसे क्रांति लाई जाए समाज पर, इसकी बात हो रही है। तो दो धाराएं हो जाती हैं नई कविता की, एक अज्ञेय के नेतृत्व में और दूसरा मुक्तिबोध के नेतृत्व में। तो हम आमतौर पर जो समीक्षक मानते हैं कि 1951 में दूसरा ताल सप्तक प्रकाशित हुआ था, वहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जानी चाहिए। अच्छा, ये भी देख लेते हैं यहाँ पर कि नई कविता में क्या है। हालांकि अंदर में आप पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे, यहाँ हल्का सा बता देता हूँ। नई कविता में जो नया विशेषण है जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे इसी के समानांतर नई कविता भी नहीं है। गद्य में क्या चला है, नई कहानी भी चला है, ऐसे ही क्या चला है, नया उपन्यास भी चला है। तो नया विशेषण सब में जुड़ा हुआ है। तो नया क्या है इसमें, क्यों नया या नई जोड़ा गया है, ये नया क्या है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। नया का मतलब है यहाँ पर नया या नई कविता में जो नया है, ये नई चीज क्या आई, नई चीज आई एक, आप देखेंगे कि आधुनिकतावादी भावबोध, आधुनिकतावादी भावबोध। आप आधुनिकतावादी भावबोध की चर्चा एक बार इससे पहले भी आप देखेंगे, तब जब भारतीय हिंदू युग में नव जागरण आ रहा है, तो वहां भी जो तर्क, इहलोकवाद और मानव केंद्रित जो विचारधारा है, उसको क्या बोला गया था, आधुनिक विचारधारा, आधुनिकतावादी भावबोध, उसको भी बोला गया था। लेकिन वो आधुनिक भावबोध बोला गया था उसको। लेकिन वो देखेंगे कि वो और इसमें भिन्नता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि उसमें इसमें भिन्नता है, वो अलग है ये अलग है। उसमें क्या है, नए नए विचारों को मान्यता दी गई थी, और किस तरह के विचार थे, वो रेनेसां वाले विचार थे, नव जागरणवादी विचार थे। उसको भी कुछ समीक्षकों ने आधुनिकतावादी विचार बोल दिया, आधुनिकतावाद बोल दिया, उसको भी बोला हुआ है। यहाँ पर जो आधुनिकतावादी भावबोध है, उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें आप देखेंगे शामिल है अस्तित्ववाद। ये अस्तित्ववादी भावबोध मिलेगा यहाँ पर आपको।
अस्तित्ववाद का प्रभाव मिलेगा। और अस्तित्ववाद क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व भिन्न है और उसको अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही निर्णय लेने चाहिए। उसको हमेशा अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? विसंगति पैदा होगी, विसंगति बोध पैदा होगा। जैसा व्यक्ति चाहता है जो होना चाहिए और जो नहीं होता तो उससे विसंगति बोध पैदा होता। उससे क्या होगा? व्यक्तित्व विभाजन पैदा होगा, व्यक्तित्व विभाजन पैदा होगा व्यक्ति के अंदर। और क्या होगा? धीरे धीरे करके व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्वासन की भावना आ जाएगी। आदमी भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करेगा, अपने आप से ही कटा रहने लगेगा, तो आत्मनिर्वासन वाला भाव आ जाएगा, विसंगति बोध वाला भाव आ जाएगा, अस्तित्ववादी भाव बोध आएगा, व्यक्तित्व विभाजन शिकार हो जाएगा व्यक्ति। और फिर क्या होगा? जैसे जैसे व्यक्ति देखेगा कि तकनीक और विज्ञान का विस्तार ज्यादा है, अब मैं कितना उसके सामने छोटा हूं, तो आ जाएगा लघु मानववाद आ जाएगा। और उस समय में जब से कविता आप देखेंगे उस समय ये ज्यादा दिख रहा था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उसके बाद शीत युद्ध चालू हो गया था और शीत युद्ध में दोनों शक्तियों द्वारा, चाहे सोवियत संघ हो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका, बड़ा बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था, बड़े बड़े आविष्कार किए जा रहे थे, तकनीकी का प्रभाव दिखाया जा रहा था, जिससे मनुष्य और लघु मानववाद का शिकार हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो दिखेंगी, अस्तित्ववादी भावबोध, विसंगति बोध, व्यक्तित्व विभाजन, आत्मनिर्वासन, लघु मानववाद, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं? आधुनिकतावादी भावबोध। और ये जहां साहित्य में ये आ गया तो साहित्य चूंकि ये आ गया था, ये क्या थी? ये नई चीज थी। प्रयोगवाद आप देखेंगे, प्रयोगवाद में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव ज्यादा था प्रयोगवाद में। इन सब चीजों का प्रभाव नहीं था, बहुत कम था, बहुत कम मात्रा में था। तो ये सब चीजें नई नई आ गई, तो इसी कारण जो साहित्य उस समय रचा गया उसको बोला गया, इसके प्रभाव, इससे जो प्रभावित साहित्य था उसको बोला गया नया साहित्य, यानी नई कविता, नई कहानी, नया उपन्यास। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नया है शब्द है, नई कविता में नया शब्द है, वो इसी ओर इशारा करता है, इस ओर ही इंगित करता है। जब भी हम कोई काव्य आंदोलन पढ़ते हैं, कोई युग पढ़ते हैं साहित्य का, तो उसकी क्या देखते हैं? तत्कालीन परिस्थितियां देखते हैं, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों का प्रभाव ही साहित्य पर दिखता है, उस समय के साहित्य पर दिखता है। तो हम नई कविता के दौरान की तत्कालीन परिस्थितियां देख लेंगे। जैसे उस समय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और 1951 से आंदोलन आरंभ माना जाता है। तो उस समय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, ठीक हुई थी। व्यवस्था से मोह भंग, व्यवस्था से मोह भंग क्यों हो गया था? कि जिस तरह से जो नारे लगाए गए थे, जिस तरह से जो जो आकांक्षाएं थी जनता की, जो जो सोचा गया था, वो सब पूरी नहीं हो पा रही थी। ठीक वैसी चीजें नहीं जा रही थी जैसा कि सोचा गया था। बहुत सारी चीजें, तो जो विभाजन हुआ देश का, उससे जिस तरह से जन मन की हानि हुई, जिस तरह से न सिर्फ जान माल की हानि हुई, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा समाज है, उसमें किस तरह से अनैतिकता फैली, किस तरह से व्यभिचार हुए, किस तरह से बेहिसाब बलात्कार हुए, ये सब जो चीजें हुई, उससे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, उससे भी मोह भंग हुआ, उससे भी अनास्था जगी। तो आप ये सब देखेंगे तो इस वजह से क्या हुआ? कवियों का व्यवस्था से मोह भंग दिखता है, क्योंकि चीजें जैसी होनी चाहिए। विभाजन अगर होना ही था तो शांतिपूर्ण ढंग से होना था, ठीक ढंग से उसको निपटाया जाता, वो भी नहीं हुआ। तो इस तरह ढेर सारी जो उस समय घटनाएं चल रही थी, व्यवस्थाएं चल रही थी। जमींदारी जो व्यवस्था का उन्मूलन था वो भी ढंग से नहीं हुआ। जमीन की हदबंदी थी, जैसे लागू होनी थी वैसी, जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। हुई तो सारी चीजें हुई, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। तो कवियों का क्या हुआ? इससे मोह भंग हो गया। और क्या चल रहा था उस समय के विश्व में? आप देखेंगे कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूएसए और सोवियत संघ के प्रतिद्वंदिता और मनमुटाव के कारण क्या हुआ? शीत युद्ध आरंभ हो गया और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। तो शीत युद्ध का आरंभ आप देखेंगे उस समय था। और क्या था? विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक सिद्धांतों की कमियां उजागर होने लगी। उस समय जितनी पार्टियां थी, आप देखेंगे देश की जितनी भी पार्टियां थी, सबकी कमियां उजागर होने लगी। जो जितनी विचारधाराएं थी, अलग अलग विचारधारा है, चाहे मार्क्सवादी क्यों ना हो, मार्क्सवादी कमियां, किस तरह से मार्क्सवाद ने भी
शोषण मौजूद है वो देखने लगा सोवियत संघ में भी और अन्य देशों में। किस तरह से सोवियत संघ ने अन्य जो देशों के साथ एक तरह से अधिकार करके उनका शोषण किया वो भी देखने लगा। अब पूंजीवाद की कमियां तो पहले से उजागर थी, तो पूंजीवाद हुआ या मार्क्सवाद हुआ या और भी विचारधाराएं थी और जो राजनीतिक सिद्धांत थे उन सब की कमियां उजागर होने लगी। उससे भी क्या हुआ, कमियों का मोहभंग आरंभ हुआ। और देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ, परमाणु बम का विस्फोट हुआ और मानव ने क्या रखा, चांद पर कदम रखा। इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें हुई। एक तो जिस तरह से ये घटना हुई परमाणु बम का विस्फोट, तो एक बार एक चीज तो इसे समझ में आई, क्या मानव कितना शक्तिशाली हो गया है। मानव कितना शक्तिशाली हो गया कि वो एक तरह से ईश्वर को ही चुनौती देने लगा है। तो एक तरफ से तो क्या हुआ, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, धर्म के प्रति अनास्था का भाव जगा। दूसरा, जब ये देखा जाएगा कि तकनीक इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके सामने मानव कुछ नहीं, धूल के समान उड़ जा रहा है। तकनीक इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है कि उसके सामने मानव का कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो क्या हुआ, दूसरी बात आई, लघु मानववाद की संभावना आने लगी, हताशा, पराजय, कुंठा। आप देखेंगे वो सब दिखने लगा, हताशा, पराजय बोध, कुंठा बोध, ये सब मिलेगा आपको साहित्य में, दिखाई पड़ेगा। तो ये सब चीजें आने लगी। तो देखिए जिस तरह से परमाणु बम का विस्फोट हुआ और मानव का चांद पर, ये तकनीक का ही उदाहरण है, चांद पर मानव ने कदम रखा। ये किसने किया, यूएसए ने, और ये किसने किया, सोवियत ने। तो ये सब चीजें देखने लगी। तो ये सब आप पराजय बोध देखेंगे, लघु मानववाद देखेंगे या अनास्था का भाव देखेंगे, ये सब साहित्य में दिखाई पड़ेगा। अति वैज्ञानिकता तथा इसके कारण मनुष्य के अंदर तुच्छता का बोध उत्पन्न होने लगा। ये बताया कि इस तरह की जो तकनीकी आई, तो अति वैज्ञानिकता, जिस तरह से वैज्ञानिकता हावी होने लगी मनुष्य के जीवन पर, आध्यात्मिकता बिल्कुल ही किनारे हो गई। अति वैज्ञानिकता जिस तरह से आई, अति भौतिकता जिस तरह से आई, उसी कारण मनुष्य के अंदर तुच्छता का भाव उत्पन्न होने लगा, तुच्छता का बोध होने लगा। और देखते हैं इस आंदोलन में क्या है, कवि कौन कौन से शामिल थे, ये भी देख लेते हैं जरा। तो ये देखिए ये सब कवि थे, मुक्तिबोध मिलेगा आगे, इनका प्रभाव तो सबसे ज्यादा था ही दोनों लोगों का, शमशेर बहादुर सिंह, ये भी देखेंगे, इन पर भी साम्यवाद का प्रभाव ज्यादा रहा है। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण, ये सब कवि उस समय आपको दिखाई देंगे। ये रामविलास शर्मा, इन पर भी साम्यवाद का कुप्रभाव रहा है। प्रयोगवाद और नई कविता में क्या अंतर है, ये देखना जरूरी है, ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत महीन अंतर है। बहुत सारे समीक्षकों का ये मानना है कि प्रयोगवाद और नई कविता में कोई विशेष अंतर नहीं है, नई कविता क्या है, प्रयोगवाद का एक परिपक्व रूप है, ऐसा भी बहुत सारे समीक्षक मानते हैं। और ऊपर से देखेंगे जब आप, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, बहुत मोटा अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म अंतर है, हल्के हल्के अंतर है। तो एक बार ये देखना जरूरी है कि प्रयोगवाद और नई कविता में आखिर अंतर क्या है, फर्क क्या है, क्यों इसको प्रयोगवाद से भिन्न आंदोलन मानते हैं। देखिए, और आप उदाहरण भी देखेंगे ना, तो कविता जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे आप, ये प्रयोगवाद की है, ये नई कविता की है, उसमें भी आपको दिक्कत महसूस होगी। तो इसलिए एक बार देखना जरूरी है कि प्रयोगवाद और नई कविता में क्या फर्क है। ये देखिए, देखते हैं। पहला फर्क क्या है कि प्रयोगवाद में शिल्प पर अत्यधिक बल दिया गया है, शिल्प पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है प्रयोगवाद में, बिल्कुल नए नए उपमानों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, शिल्प पर बहुत जोर दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इससे पहले प्रयोगवाद से ठीक पहले क्या था, प्रगतिवादी युग था। और प्रगतिवाद का मानना था कि शिल्प महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है, जो विषय वस्तु है, जो संवेदना है, वो महत्वपूर्ण है, शिल्प का कोई महत्व नहीं है साहित्य में, और साहित्य क्या है, क्रांति का उपकरण है, ऐसा वो मानता था। प्रयोगवाद में इसका ठीक विपरीत किया गया, इसका विरोध किया गया, प्रत्युत्तर दिया गया। तो प्रयोगवाद में शिल्प का महत्व बहुत ज्यादा था, जबकि नई कविता में आप देखेंगे कि शिल्प के प्रति ऐसा मोह नहीं है, शिल्प का महत्व यहाँ भी है, लेकिन इतना मोह नहीं है जिस तरह से प्रयोगवाद में दिखता है। प्रयोगवाद में जिस तरह से नए नए प्रयोग किए गए शिल्पों को लेकर, वैसा प्रयोगवादा भाव या उतना महत्व वाला भाव, उतना आकर्षण शिल्प के प्रति नई कविता में नहीं दिखता। यहाँ पर जैसे शिल्प जिस तरह होना चाहिए वैसा ही है, कुछ विशेष आकर्षण वाला भाव नहीं, विशेष मोह नहीं है शिल्प के प्रति, ऐसा आप पाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। प्रयोगवाद में विचारधाराओं से अत्यधिक दूरी बरती गई है।
प्रयोगवाद देखेंगे विचारधाराओं से दूरी की कविता है। ये भी क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रगतिवाद पढ़ेंगे आप, प्रगतिवाद में साम्यवाद या मार्क्सवाद का इतना प्रभाव है, कई बार लगता है कि उससे आक्रांत है कविता, मार्क्सवाद के प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से आक्रांत है, दबी हुई है, इस तरह महसूस होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया, उसके प्रत्युत्तर में जब प्रयोगवाद आरंभ हुआ तो यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर दर्शनों से या सिद्धांतों से, विचारधाराओं से, जो विचारधाराएं उस समय प्रचलित थी, तो उन विचारधाराओं से बहुत दूरी बरती गई, कट गए कवि। तब प्रयोगवाद कैसी है, विचारधाराओं से दूरी की कविता है, बड़ी दूरी बरती गई है। जबकि नई कविता में ऐसा नहीं है, नई कविता सहज कविता है, यहाँ पर विचारधाराओं से न तो दूरी बरती गई है और न बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हुआ गया है, ना तो आकर्षण है विचारधारा के प्रति और ना ही विकर्षण है, न तो बहुत दूरी है और न बहुत समीप जाया गया है। एक जैसा सहज भाव होना चाहिए विचारधाराओं के प्रति, वैसा ही है नई कविता में, आप देखेंगे। आगे देखते हैं तीसरा बिंदु क्या है अंतर का। तीसरा बिंदु की प्रयोगवाद में क्या था, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव बहुत अधिक है। इस दर्शन का प्रभाव बहुत अधिक मिलेगा प्रयोगवाद में। मनोविश्लेषणवाद जो कि सिगमंड फ्रायड का दर्शन है, तो इस मनोविश्लेषणवादी दर्शन का प्रभाव बहुत अधिक मिलेगा। मन के अंदर जाके, मन की तहों में झांककर, मन की परतों को उभार कर, उखाड़ कर जो चीजें देखी गई हैं, लिखी गई हैं, वो मनोविश्लेषणवाद के अंदर आएंगी। तो प्रयोगवाद में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव बहुत अधिक है, जबकि नई कविता में किसका प्रभाव अधिक है? मैंने बताया कि नई कविता नई क्यों है कि जो आधुनिकतावादी भावबोध है उसमें क्या क्या था, लघु मानववाद, अस्तित्ववाद, विसंगति बोध, व्यक्तित्व विभाजन, उन सब चीजों का प्रभाव अधिक मिलेगा आपको, विसंगति बोध मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो आधुनिक भाव बोध वाला दर्शन है, आधुनिक भाव बोध है, उसका प्रभाव ज्यादा है। यहाँ पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव तो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद में उसकी अधिकता दिखेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं प्रयोगवाद में नया अंतर क्या है। प्रयोगवाद में अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रयोगवाद में आप देखेंगे अनुभूतियों का महत्व बहुत ज्यादा है, युग चेतना का महत्व नहीं है। चूंकि प्रगतिवाद में क्या था, प्रगतिवाद में युग चेतना का बहुत अधिक महत्व था, तो उसके प्रत्युत्तर में प्रयोगवाद में क्या किया गया, अनुभूतियों का महत्व बहुत ज्यादा था। यहाँ युग चेतना का महत्व नहीं था, बल्कि अनुभूतियों का महत्व अधिक था। अनुभूतियों के महत्व अधिक होने से क्षणवाद को बड़ा महत्व दिया गया है, क्षणिक चीजों का बड़ा महत्व दिया गया है, मूवमेंट्स को बड़ा महत्व दिया गया है। जबकि नई कविता में क्या है, नई कविता में अनुभूतियों से थोड़ा दूरी बरती गई है, क्योंकि यहाँ पर किसका, टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकतावाद का प्रभाव है। टी.एस. इलियट के 3 दर्शन है, पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने पढ़ा था जब हमने प्रयोगवाद पढ़ा था, तो टी.एस. इलियट का जो पहला सिद्धांत है निर्वैयक्तिकतावाद, उसका प्रभाव अधिक है और उसी वजह से अनुभूतियों से थोड़ा सा दूरी बना ली गई है। यहाँ अनुभूतियों की वैसी वरीयता नहीं दी गई, अनुभूतियों पर वैसा आकर्षण नहीं है नई कविता में। तो ये की अंतर हुआ। और अंतर देखते हैं क्या है। प्रयोगवाद में व्यक्ति को समाज के सापेक्ष अधिक वरीयता दी गई है। जो प्रगतिवादी आंदोलन था, प्रगतिवाद में किसको महत्व था, समाज को महत्व ज्यादा था, व्यक्ति को महत्व नहीं था। व्यक्ति का महत्व नगण्य था, समाज को ही महत्व दिया गया था। ये माना गया था व्यक्ति किसके लिए, समाज के लिए है। व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्ति समाज के लिए ही कार्य करता है और समाज के लिए ही कार्य करना चाहिए उसको, ऐसा प्रगतिवादी आंदोलन में बोला गया था। प्रयोगवाद में इसके प्रत्युत्तर में क्या बोला गया, इसके जवाब में प्रयोगवाद में हुआ कि जो व्यक्तिवाद या व्यक्ति को महत्व बहुत अधिक दिया गया, बहुत अधिक महत्व रहा। व्यक्ति का स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया, बहुत अधिक वैल्यू रही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व रहा। अस्तित्ववाद का प्रभाव होने का इसके बोला भी जाता है, किसमें अस्तित्ववाद का प्रभाव था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया प्रयोगवाद में। लेकिन नई कविता आप जब देखेंगे तो ऐसा नहीं है। नई कविता प्रयोगवाद के परवर्ती काल में ही आप देखेंगे कि एक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुक्तिबोध जैसे कवि अभी भी समाज को महत्व दे रहे थे। तो आप प्रयोगवाद का जब परवर्ती समय देखेंगे तो एक व्यक्ति और समाज के बीच में कैसा भाव होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा संतुलन होना चाहिए, इस पर चर्चा आपको आरंभ दिखेगी, इस पर धीरे धीरे काम होना आरंभ होगा। और वो चीज आप देखेंगे कि नई कविता में स्पष्ट हो जाता है। यहाँ नई कविता में व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन स्थापित
किया गया है। आप देखेंगे नई कविता में व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन स्पष्ट रूप से डिफाइन कर दिया गया, स्थापित हो गया कि मनुष्य समाज से नहीं लेकिन समाज के अंदर स्वतंत्र है, और कहा गया कि व्यक्ति समाज से नहीं लेकिन समाज के अंदर स्वतंत्र है। ये देखिए, तो ये अंतर थे, जो मोटे मोटे अंतर थे वो मैंने बता दिए। और भी एक आध अंतर आप देख सकते हैं, जैसे प्रगतिवाद आप देखेंगे तो उसमें राजनीतिक में खूब मिलेंगे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा मिलेगी आपको। लेकिन जैसे ही आप प्रयोगवाद देखेंगे, प्रयोगवाद में राजनीति से एकदम कट लिया गया है, कहीं भी आपको राजनीतिक जिक्र नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। लेकिन जब नई कविता फिर से आई तो फिर से स्वाभाविक रूप से जो जो चीजें आ सकती थी, ऐसा नहीं कि राजनीतिक चीजों के प्रति बड़ा आसक्ति है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से राजनीतिक चर्चा नई कविता में दिखाई पड़ने लगी है। तो इस तरह जो मोटी मोटी चीजें थी, जो मोटे मोटे अंतर थे, वो मैंने बताया। और इन्हीं सब चीजों को ऐसे बोला जाता है कि प्रयोगवाद का ये परिपक्व रूप है, ऐसा बहुत से समीक्षक मानते भी हैं। तो ये हमने पढ़े थे प्रयोगवाद और नई कविता में जो अंतर है। अब हम देखते हैं नई कविता का संवेदना पक्ष। जब भी हम कोई आंदोलन पढ़ते हैं तो उसका संवेदना पक्ष देखते हैं साहित्य का, और उसके साहित्य का शिल्प पक्ष देखते हैं। तो आइए देखते हैं संवेदना पक्ष क्या है। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलेगा आपको नई कविता में। दृष्टिकोण कैसा है? अति यथार्थवादी मिलेगा। जैसे, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सत्य की चोट बड़ी गहरी होती है। ये कैसा यथार्थवादी दृष्टिकोण है, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। या ये देखिए, मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, ये दृष्टिकोण है। या ये देखिए, मौन भी अभिव्यंजना है। मौन भी एक अभिव्यक्ति का तरीका है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। दूसरे के अनुभव को मत बांटो, या दूसरे के अनुभव को मत तुम अपनी तरफ से अपने चीजों में जोड़कर, अपनी कहानियों में जोड़कर कह दो। जितना तुम्हारा सच है, जितना तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, उतना ही बोलो। जो तुमने महसूस किया वही बस बोलो। तो मौन भी अभिव्यंजना है, उससे अच्छा ही मौन रहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये देखिए, लोकतंत्र को लाठी में जूते, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक चर्चा आने लगेगी। आप देखें, संवेदना की दूसरी विशेषता है मोहभंग की स्थिति। मोहभंग की स्थिति क्यों आई, वो हमने चर्चा की थी तत्कालीन परिस्थितियों में। किस तरह से जो चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, आपको राजनीतिक दल हों, विचारधाराएं हों, उनकी कमियां उजागर होने लगी। आजादी के बाद जो सोचा गया था, जो आकांक्षाएं थी लोगों की, कवियों की, जो उम्मीदें थी, जो हसरतें थी, वो ठीक वैसी पूरी नहीं हुई जैसे लोगों को उम्मीदें थी। तो उन सबसे मोहभंग की स्थिति होने लगी। तीसरा चीज क्या हुई कि अति वैज्ञानिकता, अति भौतिकता, अति तकनीकी, उसके कारण भी लोगों को मोहभंग होने लगा। तो इस सब चीजें में देखें आप कैसे मोहभंग की स्थिति दिखाई पड़ती है। जो परंपराएं हैं पुरानी हमारी, जिस तरह से अति वैज्ञानिकता हुई, अति भौतिकता हुई, और जिस तरह से मानव की शक्ति दिखने लगी, उसमें विज्ञान की शक्ति इतनी ज्यादा दिखने लगी कि मनुष्य को क्या होने लगा, एक तरह से देखेंगे अनास्था का भाव आने लगा, और मोहभंग, हर चीज से मोहभंग, व्यवस्था से भी, समाज से भी, परंपराओं से भी, हर चीज से मोहभंग की स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे तो ये देखिए, पुरानी परंपराओं से कैसा मोहभंग है। ज्ञान और मर्यादा, उसका क्या करें हम, उसको क्या पीसेंगे, खाएंगे, ओढ़ेंगे, बिछाएंगे। तो पुरानी जो व्यवस्था है, पुरानी मर्यादा है, उनका प्रभाव आप देखेंगे। लघुमानववाद का प्रभाव भी आप पढ़ेंगे आगे, तो आप ये सब देखेंगे। या लघुमानववाद का प्रभाव, ये नया बिंदु है, ये दिखेगा आपको रचनाओं में। लघुमानववाद का प्रभाव दिखेगा, कैसे दिखेगा कि, और क्यों दिखेगा, वो मैंने बताया है कि जब इतनी ज्यादा विज्ञान का प्रभाव होगा, तकनीकी का प्रभाव होगा, तो मनुष्य स्वयं को तुच्छ महसूस करने लगा। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरह से परमाणु बम गिरा, लगा पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मनुष्य चाहे तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है, ऐसा बात होने लगा। तो लोगों के मन में कैसा आने लगा, एक तुच्छता का भाव होने लगा। दूसरी तरफ सोवियत रूस ने क्या किया, चांद पर कदम रखा। तो जिस तरह से तकनीक तेजी से आगे बढ़ने लगी, तो लोगों को अपने मन में अपने प्रति तुच्छता का भाव होने लगा। देखिए यहाँ पर लघुमानववाद का भाव कि हम सब बौने हैं, कैसे, मन से, मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से, बुद्धि से, विवेक से, क्योंकि हम सब जन है, साधारण जन है। तो ये लघुमानववाद का भाव है कि उनको लगता हम साधारण आदमी है, तो हमारे पास हम तुच्छ हैं, छोटे हैं,
ऐसा भाव दिखेगा। पराजय बोध हताशा कुंठा, ये इसी के परिणाम है कि जब आदमी को तुच्छता का होने लगता है तो पराजय बोध भी होने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से युद्ध में जिस तरह से चीजें घटनाएं घटित हुई, जिस तरह से शोषण से लेके हर तरह की चीजें घटित हुई हैं, और किस तरह से मानव की दुर्दशा हो गई, किस तरह की विभीषिका में लोग जल गए, वो देखेंगे। उसके बाद जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी से लेके शीत युद्ध आरंभ हुआ, मनुष्य ने अति वैज्ञानिकता ने, अति भौतिकता ने जिस तरह से मनुष्य को नुकसान पहुंचाया, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे पराजय बोध हताशा और कुंठा मनुष्य के मन में घर करने लगी। ये देखिएगा। दूसरा, जो देश आजाद हुआ और जो अभी चर्चा की थी हम लोगों ने कि जो राजनीतिक दल थे, विचारधाराएं थे, उनसे जो उम्मीदें थी, जो हसरतें थी, जो आकांक्षाएं थी, नहीं पूरी हुई, तो उससे भी धीरे धीरे करके लोगों के मन में क्या होगा, एक पराजय बोध हताशा और कुंठा दिखाई पड़ने लगी, दिखने लगी। जैसे ये देखिए, मैं खुद को खरीद रहा था अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को भी। तो ये क्या है, एक तरह से पराजय बोध दिखता है। या ये देखिए, तुम हमारा जिक्र इतिहासों में नहीं पाओगे और ना उस कराह का जो तुमने उस रात सुनी, क्योंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है। मतलब पराजित है आदमी तभी तो इतिहास के विरुद्ध होगा। ये देखेंगे आप। तो ये क्या है, एक तरह से पराजय बोध को ही दिखाता है। आगे देखते हैं अगला बिंदु, आधुनिक भाव बोध, इसकी हमने चर्चा की थी पहले ही। अस्तित्ववादी भाव बोध दिखेगा, विसंगति बोध दिखेगा, विडंबना बोध दिखेगा, निरर्थकतावाद दिखेगा, आत्मनिर्भर की भावना, ये सब चीजें आधुनिक भाव बोध का हिस्सा है। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। जैसे ये देखिए, आपको इसमें निरर्थकता बोध या ये सब दिखेंगे आप। जिंदगी दो उंगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह है, इसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। जिंदगी को कैसे किस तरह उपमानों से तुलना की गई है। आपको पूरी नई कविता में या प्रयोगवाद में नए नए उपमान मिलेंगे, नए नए ढंग से कविता को नए नए उपमान दिए गए, नए नए ढंग से कविता को व्याख्यायित किया गया। आगे देखिए, तुमने जहां लिखा है प्यार, प्यार का क्या स्वरूप हो गया है, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी चीज से, कुछ भी होता रहे। ये भावना आ गई है एक तरह से। आप देखें, डिप्रेशन की भावना है या आत्मनिर्वासन की भावना है, कि हमें निरर्थकता की भावना है कि हम किसी लायक नहीं बचे हैं, कुछ भी होता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी भावना कवियों के मन में है। देखिए, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। मेरे जो कम मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर ही नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रेम का बौद्धिक पक्ष है या बौद्धिक किस्म का शहरी किस्म का प्रेम है, बौद्धिक शहरी किस्म का प्रेम है, तो वहां भी आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या किया गया, व्यक्ति और समाज के बीच में संतुलन स्थापित किया गया है और ये बोला गया है कि व्यक्ति समाज से तो नहीं लेकिन समाज के अंदर स्वतंत्र है और समाज का कर्तव्य है कि व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की पूरी संभावनाएं दे, जिससे जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज के लिए भी कुछ दे पाएगा। अगर व्यक्ति का स्वयं विकास नहीं होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर स्वयं ही विकास नहीं होगा तो समाज को आखिर भला क्या देगा। तो इसलिए समाज का भी दायित्व है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित होने दे, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाए। वही दिखाया गया व्यक्ति और समाज को दोनों को महत्व, दोनों की क्या जिम्मेदारी है, जवाबदेही है एक दूसरे के प्रति, ये भी निर्धारित किया गया। तो अच्छी कुंठा रहित था, कुंठा रहित समाज का दायित्व है कि किस तरह व्यक्ति को कुंठा रहित बनाए, कुंठा, और अच्छा कुंठा रहित व्यक्ति है अगर तो समाज को दे पाएगा कुछ। तो अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, सांचे ढले समाज से, अच्छी अपनी ठाट पकीरी मंगनी के सुसाद से। तो ऊपर की दो पंक्तियां देखिए, इसमें वही चीज बताई गई है। व्यवस्था की विडंबना पर व्यंग, तो आप उसमें देखेंगे प्रयोगवाद में ऐसे व्यंग कम मिलते हैं, राजनीतिक व्यंग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन नई कविता में आके फिर से ये व्यंग आरंभ हो जाते हैं। जैसे देखिए, ये व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि राष्ट्रगान में भला कौन हो भारत भाग्य विधाता है, और फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। तो भारत भाग्य विधाता कौन है आखिर? भारत भाग्य विधाता जनता है भारत की। जो कि आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें जो जिस हम भारत के लोग बोला गया, तो वही हम भारत के लोग यानी भारत की जनता जो सबसे ऊपर है, उसी को भारत भाग्य विधाता माना गया है, जो हमारा राष्ट्र गान है।
हमारे राष्ट्रगान में जो जनगण है तो उसमें भारत भाग्य विधाता किसको माना गया है? जो भारत की जनता है, उस भाव से है। तो यहाँ पर लेकिन उस भारत की जनता की क्या हकीकत है, कितनी बुरी स्थिति में वो जी रही है। वो नाम की भारत भाग्य विधाता बची है, सच में वास्तविक लोकतंत्र है तो वो जिस तरह से आना चाहिए था वैसा लोकतंत्र बस नहीं है। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र है, लेकिन व्यवहार में जैसा लोकतंत्र होना चाहिए वैसा नहीं है, ये कवि कहना चाहता है। कवि ये व्यंग्य कर रहा है यहाँ पर। व्यवहार में जैसा लोकतंत्र होना चाहिए था वैसा लोकतंत्र उपस्थित नहीं है। वास्तव में जो नागरिक है, जो वोटर है, तो उसका जो महत्व होना चाहिए था वो महत्व यहाँ पर नहीं है। तो उसी के लिए कवि बोल रहा है कि राष्ट्रगान में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरना पहनने जिसका गुण हर चन्ना गाता है। आगे देखिए इस तरह का कि बड़े बड़े आदर्श वाक्यों को स्वर्णाक्षरों में लिखवाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दूं, ये व्यंग्य कर रहा है। कि आप बड़े बड़े ऑफिस देखेंगे नेताओं के, जिस तरह से भले नेता खूब भ्रष्ट हैं, अधिकारी खूब भ्रष्ट हैं या साहित्यकार खूब भ्रष्ट लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े वाक्यों को हर जगह आपको जितने सरकारी भवन मिलेंगे, राज्य की भवन मिलेंगे, हर जगह बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में टंगे होंगे, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं करता। इसी बात को आप देखेंगे कि महाभोज में भी इसी चीज को उठाया गया है कि गांधी और नेहरू आपको हर जगह उपस्थित मिलेंगे, भले ही निर्जीव तस्वीरों में, कि उनके जो वाक्य थे या उनका आचरण था जो, या उन्होंने जो बोला था, उनके जो विचार थे, गांधी और नेहरू के जो विचार थे वो तो निर्जीव हो गए। उस पर अमल करने का किसी को ध्यान ही नहीं है, कोई उस पर अमल नहीं कर रहा, खाली उनकी फोटो लगा दी हैं, तस्वीरें लगा दी हैं। तो वैसा ये है कि हर जगह बड़े बड़े विचार स्वर्णाक्षरों में टांग दिए गए हैं, हर जगह लिख के टांग दिए गए हैं, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। तो व्यवस्था की विडंबना के व्यंग्य है ये देखो कि पहले लोग सठिया जाते थे, अब लोग क्या करते हैं, कुर्सिया जाते हैं। ये व्यंग्य देखिए कि पहले लोग सठिया जाते थे, अब क्या होता है, लोग कुर्सिया जाते हैं, यानी कुर्सी से किस तरह चिपके रहते हैं कि कुर्सी छोड़ने की तैयारी नहीं है। ये शायर ने भी बड़ा अच्छा लिखा था कि कुर्सी है कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो कुर्सी चिपकने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हारे पास का नहीं है, नहीं कर सकते तो उतर जाओ कुर्सी से। तो उसी तरह का व्यंग्य कवि ने किया है कि पहले लोग सठिया जाते थे, अब लोग कुर्सिया जाते हैं, यानी मरते दम तक लोग कुर्सी से चिपके रहते हैं। साम नाम दंड भेद माया उपेक्षा अंतर्जाल सब तरह की नीतियां अपनाकर किसी भी तरीके से कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। विचारधारा कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है उनको, बस उनको कुर्सी चाहिए। तो उसी पर व्यंग्य किया है इसने, कवि ने। ये देखिए आगे, भारत एक कृषि प्रधान नहीं कुर्सी प्रधान देश है। तो इस तरह के व्यंग्य आपको खूब मिलेंगे, इस तरह के राजनीतिक व्यंग्य या जो व्यवस्था की विडंबना पर व्यंग्य खूब मिलेंगे आपको, जबकि आप देखेंगे प्रयोगवाद में इस तरह के व्यंग्य कम हो गए थे। सामाजिक विडंबना पे व्यंग्य मिलते थे, लेकिन राजनीतिक व्यंग्य आपको या विचारधारा पे व्यंग्य आपको नहीं मिलेंगे। उस समय सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य मिलते, समाज में क्या क्या दिक्कत है, नारियों कैसे हम दुर्व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, समाज में किस तरह से चीज चल रही है, संबंध कैसे खराब हुए हैं, उस पर व्यंग्य तो प्रयोगवाद में मिलेंगे, लेकिन राजनीतिक किस्म के व्यंग्य आपको प्रयोगवाद में नहीं दिखेंगे। यहाँ पर दिखना चालू हो जाते हैं। ये देखिए आगे, आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियां, केवल पीठ के बल उसे झुका देती हैं। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट राज भक्त देश प्रेमी नागरिक बना देती हैं। ये बोला कि अगर लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र नहीं है तो उसमें ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं, किस तरह शासन में बहुत ताकत है, सत्ता में तो बहुत ताकत है, बड़ी शक्ति है, तो धीरे धीरे करके मनुष्य को किस तरह से वो ढाल लेती हैं कि उसे राष्ट्रभक्त का नाम देके या शिष्ट नागरिक का नाम देते, किस तरह से उसके मानसिकता को वो बदल देती हैं कि कभी वह अपने अधिकारों की मांग ही ना करे, वो सच में जान ही ना सके, सच में उसकी चेतना जागृत ही ना हो कि एक नागरिक के रूप में मेरे वास्तव में क्या कर्तव्य है। इस तरह से सरकारें उसकी मानसिकता को धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ऐसा इसमें इसी का जिक्र है यहाँ पर कि किस तरह से धीरे धीरे लोगों की मानसिकता सरकारों में बदलती रहती है। उससे क्या होता है कि वो कभी वास्तव में एक नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए नागरिक के, क्या क्या उसके अधिकार हैं एक वोटर के नाते, एक नागरिक के नाते, तो उस सब के बारे में सोचे ही नहीं, वो ऐसा बना देती है। यहाँ पर प्रेम कैसा मिलेगा, शहरी किस्म का बौद्धिक प्रेम मिलेगा। छायावाद में प्रेम कैसा था, भावुक था, रोमांटिक था, प्लेटोनिक किस्म का था।
प्रगतिवाद में प्रेम कैसा था, बड़ा सहज था, सहज जैसा कि आम जनजीवन में होता है, दाम्पत्य किस्म का प्रेम था कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, उस तरह का प्रेम था। और यहाँ पर देखेंगे आपकी शहरी किस्म का है, बौद्धिक किस्म का प्रेम है। इसमें प्रेम में शब्दों के चमत्कार ज्यादा मिलेंगे, वास्तव में भावना का भाव मिलेगा, भावना वैसी नहीं दिखेगी। शाब्दिक चमत्कार मिलेंगे, नए नए उपमान मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से भावना मिलती है छायावाद में, भावना के स्तर पर प्रेम मिलता है, वैसा प्रेम यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैसा मिलेगा, शहरी किस्म का, बौद्धिक किस्म का, उपयोगितावादी किस्म का प्रेम मिलेगा। एक उदाहरण देखिए, नए नए उपमान देखिए, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, उस टाइप का मिलेगा। या फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, तो इस तरह का जो भाव है कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, तो उस तरह का भाव मिलेगा आपको खूब। आगे देखते हैं, नारी के प्रति भी गैर भावनात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। नारी के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलेगा, गैर भावनात्मक मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, नारी बेचारी, व्यंग्य भी कई जगह मिलेगा, नारी बेचारी है, पुरुष की मारी है, तन से क्षुधित है, मन से मुदित है, लपक झपक कर अंत में चित है। इस तरह के भाव आपको कोई भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं मिलेगा, इस तरह के भाव दिखाई पड़ेंगे गैर भावनात्मक। लोग देखते हैं कि इस समय निर्वैयक्तिकतावाद का प्रभाव ज्यादा मिलेगा, इसी वजह से अनुभूतियों को महत्व कम दिया गया है। निर्वैयक्तिकतावाद क्या कहलाता है, निर्वैयक्तिकतावाद के, ये टी.एस. इलियट का दर्शन है निर्वैयक्तिकतावाद, ये टी.एस. इलियट का दर्शन है और इसके 3 सिद्धांत है। टी.एस. इलियट का जो दर्शन है उसके 3 सिद्धांत है। पहला है निर्वैयक्तिकतावाद, दूसरा है परंपरावाद और तीसरा है वस्तुनिष्ठ समीकरण। तीसरा है वस्तुनिष्ठ समीकरण। वस्तुनिष्ठ समीकरण ऐसा आप देखेंगे, निर्वैयक्तिकतावाद, परंपरावाद और वस्तुनिष्ठ समीकरण, ये तीनों उसी सिद्धांत है, टी.एस. इलियट के सिद्धांत है। निर्वैयक्तिकतावाद क्या है, निर्वैयक्तिकतावाद कहता है कि कवि क्या करता है, कवि दूसरे की अनुभूतियों को अपनी संवेदनशीलता के आधार पर, अपनी संवेदन क्षमता के आधार पर ग्रहण करता है, फिर उसको वह अपने हिसाब से ढालकर रचना में प्रस्तुत करता है। तो वो जो आप पढ़ते हैं रचनाएं, वो कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियां नहीं है, अगर होने की उसमें थोड़ा सा अंश होगा, वरना वो दूसरों की अनुभूतियां हैं, समाज की अनुभूतियां हैं ऐसा। और कवि की जिम्मेदारी कितनी है, कवि की जिम्मेदारी से प्लेटिनम की तरह है। एक होता है जो कॉन्ट्रैक्ट विधि, 2 तरह से H2SO4 बनाया जाता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट विधि होता है, दूसरा लेट चैम्बर मेथड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट विधि जो थी उसका उदाहरण देते हुए दिखाया इलियट ने कि जिस तरह से H2O प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। और इसमें प्लेटिनम सिर्फ उपस्थित रहता है, इसमें भाग नहीं लेता, रासायनिक क्रिया में प्लेटिनम भाग नहीं लेता है, वो सिर्फ उपस्थित रहता है, उसकी उपस्थिति में ही यह क्रिया होती है H2SO4 के निर्माण की। तो यहाँ पर प्लेटिनम क्या सिर्फ उपस्थित है, तो कवि की भूमिका कैसी है, इस प्लेटिनम की तरह है, जो कि एक जरिया माध्यम के रूप में उपस्थित रहता है कि वो दूसरों की अनुभूतियों को प्रस्तुत कर सके, ये उसकी अपनी अनुभूतियां नहीं है। तो ऐसा बोला, इसलिए जो नई कविता आई है तो उसमें जिस तरह से प्रयोगवाद में अनुभूतियों का महत्व बहुत अधिक था, तो यहाँ इसलिए अनुभूतियों का महत्व कम किया गया, इसका प्रभाव है, ऐसा आप देखिए। बाकी दर्शक नहीं हुई है, इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम लोग। आप देखेंगे कैसे कि सुनो कवि, निर्वैयक्तिकतावाद का प्रभाव कैसे है, सुनो कवि भावनाएं नहीं है सोता। ये सोता क्या होता है, कुआं है या नीचे से पानी निकलता है तो उसको सोता बोलते हैं, कि पानी निकलता चला जा रहा है, बराबर निरंतर निकलता है वहां से, सोता होता तभी तो वहां से नीचे से पानी निकलता है कुएं में। तो सुनो कवि भावनाएं नहीं है सोता, श्रोता असल में स्रोत, उसी का एक स्तर 2 समझिए कि सुनो कवि भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं हैं खाद केवल। भावनाएं क्या है, सिर्फ खाद की तरीके हैं। जैसे खाद नहीं, कंपोस्ट खाद बनाते हैं आप, तो क्या करते हैं, उसको जमीन में दबा देते हैं, हरे पत्ते को और भी चीजों को उस तरह से जो गल सके, बायोडिग्रेडेबल होती है, उन चीजों को दबा देते हैं जमीन पर।
तो उसी की चर्चा हो रही है कि सुनो कभी, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं हैं क्या खाद केवल, जरा उनको दबा रखो, जरा सा और पकने दो, रिसने और रचने दो, कि उनका सार बनकर चेतना की धरा को कुछ उर्वरा कर दे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसा नहीं कि भावनाएं मन में आई या आपने संवेदना के तहत ग्रहण की, तुरंत उगलना नहीं है, तुरंत भावनाओं का वमन नहीं करना है, उसको क्या थोड़ा रोक के रखो, ताकि वो रचे पके, उसमें और रस आए, और जब रस और ज्यादा आएगा तब वो खाद बेहतर बनेगी, तब भूमि की उर्वरा शक्ति को वो अच्छे से बढ़ा पाएगी, तब रचना ज्यादा बेहतर होगी, ऐसा मानना है लीड का। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी, अभी हम लोगों ने पढ़ी कि नई कविता की संवेदनागत विशेषताएं क्या है, संवेदना पक्ष क्या है, प्रयोगवाद से क्या भिन्नता है, इसमें क्या क्या उसके साथ समानताएं हैं, क्या अंतर है, ये देखें हमने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रयोगवाद और प्रयोगवाद और नई कविता में क्या फर्क है, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसकी शिल्पगत विशेषताएं क्या है, शिल्प पक्ष क्या है नई कविता का। आप देखेंगे कि भाषा में आम बोलचाल के सभी प्रकार के शब्दों की स्वीकृति मिलेगी, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, भदेश, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हर तरह के शब्द मिलेंगे, नए नए उपमान मिलेंगे, जैसे कि उसमें भी मिलते रहे हैं, प्रयोगवाद में भी नए नए उपमान मिले हैं, नए उपमानों पर बड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे प्रयोगवाद में आरंभ में क्या था, क्लिष्ट शब्द ज्यादा थे, तत्सम शब्द ज्यादा थे, बाद में धीरे धीरे करके भाषा समान हुई, साधारण शब्दों की ओर आई है प्रयोगवाद में देखेंगे। लेकिन इसमें क्लिष्ट शब्द आपको नहीं मिलेंगे, इसमें शुरुआत से लेके आखिर तक साधारण जो जनता के बीच में जो शब्द प्रयोग होते रहे हैं वही शब्द मिलेंगे आपको। लेकिन उपमान यहाँ भी नए नए मिलेंगे, जैसे ये देखिए उपमान योजना, छिनाल मौसम की मुर्दार गुटरगू, इस तरह से उपमान आपको खूब देखेंगे, छिनाल मौसम की मुर्दार गुटरगू। आगे देखते हैं तो भाषा शैली हुई, आगे देखते हैं आंतरिक लय से युक्त मुक्त छंद, यहाँ पर भी क्या होगा, मुक्त छंद मिलेगा, यानी तुकबंदी नहीं मिलेगी, यहाँ जो छंदों में तुकबंदी नहीं मिलेगी, लेकिन आंतरिक लय ताल तुक, लय ताल वो सब मिलेगा, तुकबंदी नहीं उपस्थित होगी, तुकबंदी यहाँ पर नहीं मिलेगी। जैसे वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है, सब आंखों से सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। जैसे तो गा तो सकते हैं आप, गा क्यों सकते हैं कि इसमें लय विद्यमान है, लय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कहीं तुकबंदी नहीं दिखेगी आपको, तुकबंदी मौजूद नहीं होगी। हालांकि शिल्प पर जैसा जोर प्रयोगवाद में दिया गया था, बहुत सारे नए नए प्रयोग किए गए थे, और इस तरह प्रयोग हो गए थे कि जो कविता थी उस समय प्रयोगवाद की, वो बजाय श्रव्य कविता के दृश्य गया पाठ्य कविता हो गई थी, वो पाठ्य कविता हो गई थी इस तरह से कि इतने सारे विराम चिन्हों का अलग अलग ढंग से प्रयोग, और भी तरह तरह के चिन्हों का प्रयोग, या बीच में उसमें लिख कर कि आह्लाद पूर्वक बोलना है, निश्चयात्मक ढंग से है, किस तरह से कविता को पढ़ना है, वो सब प्रयोग प्रयोगवाद में देखे थे। वहाँ यहाँ पर उतने नहीं मिलते, सिर्फ पर उतने अधिक प्रयोग नहीं देखते यहाँ पर। नवीन उपमान, ये भी जैसे प्रयोगवाद की विशेषता थी, यहाँ भी देखेंगे नवीन तरह तरह के उपमान, जैसे उंगलियों में यह एहसास दबा है सिगरेट की तरह, जिस तरह से सिगरेट उंगलियों में सिगरेट दबी रहती है, वैसे ही एहसास दबा है। या प्यार इसके खाते है ठोकर आटे के खाली कनस्तर से, ये उपमान देखिए, यहाँ ये उपमान देखिए, उंगलियों में सिगरेट दबी हुई है, उपमान देखिए। या दुख के दागों को तमगों सा पहना, तो ये उपमान है तमगा, आप देखिए, दुख के दागों को तमगों सा पहना, इस तरह से नए नए उपमान, नए नए ढंग के उपमान खूब दिखेंगे आपको नई कविता में भी। बिंब देखिए कैसे कैसे बिंब है, बंधी लीक पर रेले लादे माल, चिमुकती और रंभाती अफराए डागर सी, तो इस तरह के बिंब आपको तो खूब देखेंगे। उपमान योजना का भी उदाहरण है और बिंब का भी उदाहरण है, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या साखों पर जमे धूप के फाहे, धूप के फाहे गिरते पत्तों से पल उग गए, इस तरह से आपको उपमान खूब नए नए दिखाई पड़ेंगे, ऐसे आपको देखेंगे। प्रतीकों का किस तरह प्रयोग हुआ है, ये भी हम देखेंगे, प्रतीकों का किस तरह से प्रयोग हुआ है। यहाँ भी आपको जैसे ब्रह्मराक्ष प्रतीक का कैसे इस्तेमाल हुआ ये आप देखेंगे, और भी तरह तरह से बहुत सारे प्रतीक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अमूर्त भावों को जब मूर्त रूप में दिखाना है तो वहां पर क्या प्रतीकों का प्रयोग खूब होगा। जैसे ब्रह्मराक्ष के प्रतीक ले लीजिए कि फंस गया वो बाहरी और भीतरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेस दी है नीच, तो जो बाहरी ब्रह्मराक्ष अपने आप में प्रतीक है,
क्योंकि यहाँ ब्रह्मराक्षस किसका पति, कवि ही ब्रह्मराक्षस है, और ब्रह्मराक्षस का शिष्य है वो भी कवि है। अब ब्रह्मराक्षस वैसे किसका प्रतीक है कि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है ब्रह्मराक्षस, जिसके मन में आत्मसंघर्ष चलता है। और जो उसके जो पाठ है, ये कठिन पाठ, ये क्या मन के दो हिस्से हैं, इनका प्रतीक है। मन के दो हिस्से हैं, कौन कौन से, विश्वचेतस और आत्मचेतस, ये मन के दो हिस्से हैं, उनका प्रतीक है। आप देखेंगे तो प्रतीकों का प्रयोग आपको खूब मिलेगा। इसलिए अमूर्त जो भाव है, चीजें हैं, उनको मूर्त रूप में दिखाने के लिए, ताकि वो पाठक के मस्तिष्क पर अंकित हो सके, छप सके। अब हम शिल्प का अगला बिंदु देखते हैं, नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य के लिए क्या क्या आवश्यक है कि कविता में तुकबंदी हो, लय हो, ताल हो, तुक हो, वो सब जरूरी चीजें हैं, ताकि इसके माध्यम से हम कविता को गा सके। गेयता के लिए नाद सौंदर्य की आवश्यकता पड़ती है, या जो ध्वनि वाले शब्द हैं, प्राकृतिक ध्वनियों के, उनके लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस काल की जो कविता है, नई कविता में अधिकांश कविता है, अधिकांश साहित्य है, तो क्या है, आप पाएंगे उसमें तुकबंदी नहीं है, लेकिन लय मौजूद रहेगी। लय मौजूद रहने से आप गा सकते हैं। बहुत कम कविता मिलेगी जिसमें तुकबंदी आपको दिखेगी। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें तुकबंदी मौजूद है। देखिए समाज से, साज से। अब इसको आप गाइए इसे, अच्छी कुंठा रहित इकाई, सांचे ढले समाज से, अच्छी अपनी ठाठ फकीरी, मंगनी के सुख साज से। आप गा सकते हैं। इसमें तुकबंदी भी है और लय भी एक मौजूद है। ये देखिए, इसमें भी ये तुकबंदी आपको देखेगी कि फंस गया वो बाहरी और भीतरी, दो कठिन पाटों बीच, ऐसी तेज दी है नीच। नीच और बीच में तुकबंदी है। हालांकि दोनों उसमें मात्राएं बराबर नहीं है, लेकिन देखिएगा कि इसमें तुकबंदी मौजूद है। लेकिन अधिकांश कविताएं आप देखेंगे, पीछे जो कविताएं आपने पढ़ी, तो उसमें तुकबंदी नहीं मौजूद मिलेगी। पीछे आप देखेंगे ना, ये जैसे हैं, या ये देखिए, वही परिचय दो आंखें ही चिर माध्यम है, सब आंखों से सब दर्दों से मेरे चिर परिचय का। तो इसमें आप देखेंगे कहीं भी आप देखेंगे तुकबंदी नहीं है, लेकिन लय विद्यमान है। लय विद्यमान होने के कारण आप इसको गा सकते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे कि शब्द और अर्थ के बीच की दूरी को मिटाने की कोशिश। जो हम टी.एस. इलियट को पढ़ते हैं, तो टी.एस. इलियट का 3 सिद्धांत है, ये पहले भी चर्चा की। निर्वैयक्तिकतावाद, दूसरा है परंपरावाद। निर्वैयक्तिकतावाद की चर्चा हमने अभी की। परंपरावाद, और तीसरा है वस्तुनिष्ठ समीकरण। तो यहाँ पर तीसरा सिद्धांत है जो वस्तुनिष्ठ समीकरण, उसकी चर्चा हो रही है। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत क्या कहता है? टी.एस. इलियट के तीनों सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत ये कहता है कि हमेशा कवि या रचनाकार की कोशिश रहती है कि शब्द और अर्थ के बीच की दूरी को खत्म कर दे, लेकिन ये पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि जो भावना, जो अनुभव वो अपनी संवेदना के तहत ग्रहण करता है कोई भी कवि, तो वो ठीक ठीक वैसा उसको कागज पर नहीं उतार सकता। उसमें बहुत सारी चीजें छूटी जाती हैं। भाई, अनुभव महसूस करना अलग चीज है और कागज पर उतारना अलग चीज है। तो जो भी जो चीजें हम कल्पना में सोच रहे हैं, जो जो चीजें अनुभव कर रहे हैं, वो ठीक वैसा का वैसा उतार पाना संभव नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। इसलिए शब्द और अर्थ के बीच में दूरी विद्यमान रहती है। फिर कवि ने जो चीज लिखी, जब पढ़ने वाला पढ़ेगा तो फिर उसमें अंतर आ जाएगा। जब कवि ने लिखी तो अलग दृष्टिकोण के तहत लिखी, जब पढ़ने वाला पढ़ रहा है उसी को, तो वो अपने अनुभव से, अपने दृष्टिकोण से उसको पढ़ रहा है, तो उसमें फिर जो लिखा हुआ है और जो उसने पढ़ा और समझा, उन दोनों में भी फर्क आ जाता है। तो इस वजह से शब्द और अर्थ के बीच की दूरी बढ़ती रहती है, बढ़ जाती है, और एक रचनाकार चाहता है कि इन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाए, मिट जाए। तो ये कहलाता है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। ये देखिए, शब्द अभी भी चाहता हूं, पर वह कि जो जाए वहां जहां होता हुआ तुम तक पहुंचे। जब पाठक तक पहुंचे, चीजों के आर पार दो अर्थ मिलाकर से एक स्वच्छंद अर्थ दे। तो उसमें जब तुम तक पहुंचे, पाठक तक पहुंचे, तो वो ठीक वही अर्थ दे जो कि मैंने सोचा, मैंने अनुभव किया है, मैंने, यानी कवि ने जो अनुभव किया है, कवि ने ठीक जो कल्पना की थी, वैसा ही अर्थ दे जो शब्द लिखा गया है, वैसा का वैसे पाठक को अर्थ दे। तो यहाँ पर इसी चीज की चर्चा हो रही है, इस दूरी को मिटाने की कोशिश हो रही है। आगे देखते हैं,
फैंटेसी शिल्प प्रयोग, ये एक नई चीज है फैंटेसी शिल्प। आप ब्रह्म राक्षस में अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रह्म राक्षस जब कविता पढ़ेंगे या मुक्ति बोध पढ़ेंगे तब आप देखेंगे इसके बारे में अच्छे डिस्कशन। बस मोटा सा बता देना हूँ कि फैंटेसी शिल्प का प्रयोग नई कविता में दिखता है। ये शिल्प के तहत एक नया प्रयोग है, इसमें संवेदना के स्तर पर फैंटेसी नहीं है, काल्पनिकता नहीं है, ये जैसे हैरी पॉटर या हॉलीवुड की फिल्मों में पाई जाती है या चंद्रकांता जैसे उपन्यासों में मिलती है, बल्कि यहाँ पर शिल्प के स्तर पर फैंटेसी है कि किस तरह व्यक्ति मन के अंदर प्रवेश करता है, फिर घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ पर फैंटेसी संवेदना के स्तर पर नहीं है, संवेदना वास्तविक है, यथार्थवादी है, सिर्फ शिल्प के स्तर पर फैंटेसी यहाँ पर मौजूद है। ये जिसकी अंधेरे में कविता है उसी की लाइन है कि भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। तो ये क्या क्रांति, हिंसक क्रांति की बात हो रही है, इनकी कल्पना में है, फैंटेसी में है, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। तो यहाँ पर हिंसक क्रांति की बात हो रही है। देखेंगे आप जो मार्क्सवादी जो हिंसक क्रांति पर समर्थन करते हैं मार्क्सवादी कवि, तो ये मुक्तिबोध की लाइन है, ये आप पाएंगे। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग पाएंगे। फैंटेसी शिल्प ये जो प्रयोग है ये आपको मुक्तिबोध की ही कविताओं में दिखाई पड़ेगा, ऐसा आप देखेंगे। जैसे ब्रह्म राक्षस में ये स्पष्ट रूप से दिखता है, अंधेरे में दिखता है और भी कविताओं में दिखता है उनकी। तो ये मुक्तिबोध के यहाँ पाया जाएगा, आप देखेंगे। तो इस तरह हम देखेंगे। इसके ऊपर जो विस्तृत चर्चा है वो आप ब्रह्म राक्षस में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हमने इसका नई कविता का संवेदना पक्ष पढ़ा, शिल्प पक्ष भी देख लिया, और नई कविता प्रयोगवाद में क्या अंतर है ये भी हमने देखा। अब यहाँ पर ये टॉपिक जो है नई कविता वो बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।